स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे आज सुबह सुबह किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से, साथ ही अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं, बाजार पर रणनीति क्या होनी चाहिए, कमोडिटी मार्केट का एक्शन और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, ये हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए अभी शुरुआत करते हैं सबसे पहले एशियाई बाजारों से। और आज भी हम देख रहे हैं कि शुरुआती जो रुझान दिखाई दे रहा है वो हरे निशान में ही है। ज्यादातर इंडाइसेस एशियाई बाजारों में हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। कॉस्पी को अगर छोड़ दे तो वहां वो हल्के लाल निशान में इस वक्त ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक्सजेएक्स निफ्टी है इस वक्त 17,000 के ऊपर, करीब 14 अंक ऊपर यहाँ पर एक्सजेएक्स निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। हांगकांग के बाजार इस वक्त 495 अंकों की तेजी के साथ हांगकांग के बाजार दिखाई दे रहे हैं, 2.5% ऊपर है। निकेई के बाजारों में 117 अंकों की तेजी है और शंघाई के बाजार भी देखेंगे तो करीब यहाँ पर आधे पॉइंट की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं इस वक्त सपाट शुरुआत है, लेकिन हरे निशान में शुरुआत होते हुए नजर आ रही है इस वक्त बाजारों की, एशियाई बाजारों की। लेकिन ग्लोबल मार्केट से पर अगर अन्य ग्लोबल मार्केट पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर भी काफी मिक्स्ड क्यूज नजर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में कल हमने देखा कि कमजोरी देखने को मिली और दबाव दिखा कल सबसे ज्यादा टेक शेयरों में। नैस्डैक में हमने देखा कि लगातार दूसरे दिन वीकनेस देखने को मिली, करीब आधे % की कमजोरी नैस्डैक में थी। डाउ जोन्स 32,300 के भी नीचे फिसलता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद निचले स्तरों से एक हल्की रिकवरी देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग लाल निशान में ही रही है। कल के जो बड़े इवेंट थे उसमें हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स जो थे वहां पर बढ़त आई और 2 साल के जो यूएस ट्रेजरी नोट्स हैं वो अब 4% के ऊपर पहुंच चुके हैं। और इस आंकड़े के बाद हमने देखा कि टेक शेयरों में एक कमजोरी देखने को मिली है। इसके अलावा ब्याज दरों में बढ़त और इकोनॉमी में स्लोडाउन को लेकर चिंता अब बनी हुई है, बाजार उससे डरा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर को देखें तो वहां पर से भी काफी सारे इंपॉर्टेंट बयान निकल कर आ रहे हैं। सेनेट बैंकिंग कमेटी के बयान के बाद हमने देखा कि बैंकों में हल्की नरमी देखने को मिली है। कमेटी का कहना था कि $100 बिलियन से ज्यादा के एसेट वाले बैंकों में अब सख्ती करने की जरूरत है। और जब ये कमेंट्स आए उसके बाद हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक में भी हल्का प्रेशर देखने को मिला। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से, यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से भी कुछ बयान निकल कर आए और उनका कहना है कि बैंकिंग सेक्टर में सुधार करने के लिए वो उपयुक्त कदम उठाते रहेंगे। अभी चीजें खत्म नहीं हुई है और जो भी जरूरत पड़ी वो करते रहेंगे। तो सारे के सारे पॉलिसी मेकर्स इस वक्त उनकी यही कोशिश है कि फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शन देखने को ना मिले, फाइनेंशियल सेक्टर में जो सुधार है उसका दौर जारी रहे। तो वहां से कहीं ना कहीं एक रिलीफ जरूर था, लेकिन टेक शेयरों में जो कमजोरी कल आई बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने के कारण, उससे कल बाजार में दबाव देखने को मिला। यूरोप के बाजारों में भी कारोबार मिला जुला ही रहा है, लेकिन क्लोजिंग जो हुई वो हरे निशान में देखने को मिली। अब आते हैं एशियाई बाजारों में, तो यहाँ पर भी कुछ बड़े इवेंट्स हैं जिस पर कि बाजार रिएक्ट करेगा। अलीबाबा के हांगकांग लिस्टेड शेयर पर नजर रहेगी, जिसमें कि कंपनी कारोबार को 6 बिजनेस ग्रुप में यहाँ पर स्प्लिट करने की उनकी योजना की घोषणा कर चुकी है। तो आज इसके चलते एशियाई बाजारों पर आप नजर रखिए। अन्य संकेतों में देखें तो बैंकिंग सेक्टर के सेंटीमेंट में जो सुधार आया उससे बॉन्ड यील्ड्स में तेजी जारी है। 3.56% के पास है 10 ईयर यील्ड्स और 2 साल के जो अपडेट हमने आपको 4% के ऊपर निकल चुका है। डॉलर इंडेक्स 102 पर फ्लैट है और डॉलर में क्योंकि हल्की नरमी आई उसके बाद हमने देखा कि सोना भी में भी एक तेजी आई निचले स्तरों से और 1970 के पार वापस से पहुंच गया गोल्ड। लेकिन कच्चे तेल में तेजी जारी है और अब $80 के लेवल्स की भी बात की जा रही है। काफी ज्यादा टूटा कच्चा तेल भी, लेकिन निचले स्तरों से अब हम देख रहे हैं कि कुर्दिस्तान से तेल एक्सपोर्ट पर रोक से कच्चे तेल में तेजी जारी है। और उसके अलावा अब ओवरऑल सेंटीमेंट में भी हम सुधार देख रहे हैं, जिसके चलते कच्चे तेल में एक तेजी लगातार देखने को मिल रही है। कुछ और खबरों पर नजर डालें तो गोल्डमैन में एक खबर निकल कर आई कि उनके जो सीनियर टेक बैंकर्स थे वहां पर एक के बाद एक एग्जिट देखने को मिल रहा है स्लोडाउन के कारण, क्योंकि पे पैरिटी नहीं हो पा रही, उसके चलते यहाँ पर हमने इस तरह की खबरें देखी। और यूएस जापान में भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मिनरल्स को लेकर डी स्ट्राइक हुई है। तो ये कुछ अहम अपडेट्स यहाँ पर ग्लोबल मार्केट से निकल कर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर देखें तो मिक्स्ड क्यूज ही हैं। और भारतीय बाजारों के लिए तो अब एक्सपायरी का दिन है, रेंज हमने आपको बताई, तो आज एक्सपायरी के मोमेंट पर फोकस रहेगा। आगे बढ़ते एक बार एफआईज और डीआईएस का अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि काफी समय से देख रहे ये पूरा महीना ही अगर देखें तो एक
रेंज में कारोबार कर रहा है इंडियन मार्केट। अब आज देखना होगा FY23 की आखिरी एक्सपायरी है, किस तरह के लेवल्स वहां पर रहते हैं। एफआईज और डीआईएस की बात करें तो यहाँ से भी संकेत अच्छे हैं। कैश मार्केट में काफी लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं कि एफआईएस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा आया है। 1531 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से देखने को मिली। डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन काफी छोटा आंकड़ा है, 156 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर में 930 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शन में 8580 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। इंडेक्स फ्यूचर में भी माफ कीजिएगा 930 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। तो ये है एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े। यहाँ पर भी कुछ जो क्यूज आ रहे हैं वो मिक्स्ड ही हैं। तो इन मिक्स्ड संकेतों को देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ क्वांटिफाई कैपिटल के सौरभ सिसोदिया मौजूद हैं। सौरभ, थैंक यू सो मच इटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या रणनीति अपनाया आज भारतीय बाजारों के लिए? तो काफी अहम दिन है, इस वित्त वर्ष की आखिरी एक्सपायरी है, क्या करना चाहिए आज? गुड मॉर्निंग पूजा जी। ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में पिछले एक महीने में काफी गिरावट आई थी, बट एक पॉजिटिव बात अभी है कि जो बेस की स्ट्रेंथ है नीचे में कम हो रही है। मार्केट लोअर लेवल्स पे एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी अगर हम देखें तो लोअर एंड ऑफ द रेंज के आसपास है, 16800 पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो मेरा मानना है यहाँ पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड है ऑन द लॉन्ग साइड है, बिकॉज स्टॉप लॉस आपका छोटा है, बट जो अप साइड में अगर मोमेंटम आया तो टारगेट्स काफी ज्यादा है। तो निफ्टी मुझे लग रहा है करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 16,850 का मेंटेन करना। ऑलराइट, तो ये है भारतीय बाजारों पर रणनीति है। निचले स्तरों से एक यहाँ पर खरीदारी हो सकती है, तो लेवल्स आपको सुझा दिए गए। सौरभ, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले? चलिए उनसे संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। भारतीय बाजारों में तो उन्होंने रणनीति बताई ही, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन अगर देखेंगे तो उनके स्ट्रैटेजीज हमारे पास आ चुकी हैं। 2 कॉल्स हैं। एमजीएल, यहाँ पर इन्होंने खरीदारी करने की राय दी है। 970 का होगा स्टॉप लॉस, टारगेट सुझा रहे हैं 1000 का एमजीएल पर। महानगर गैस, कल भी हमने देखा था 2.5% तक की तेजी थी इस स्टॉक में, आज भी आप तेजी करके चल सकते हैं महानगर गैस में। और दूसरा जो स्टॉक है वो है बजाज फिनसर्व, यहाँ पर ये बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। फाइनेंशियल स्पेस में हम देख रहे हैं कुछ दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं, और उसका इम्पैक्ट हम भारतीय फाइनेंशियल सेक्टर पर भी देख रहे हैं। बजाज फिनसर्व कल भी नीचे था और आज भी 1180 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 1240 का, और ध्यान रखिए क्योंकि एक्सपायरी का भी दिन है, उतार चढ़ाव बना रह सकता है। एक रेंज में रहेगा लेकिन उसी में उतार चढ़ाव भी बना रह सकता है, तो ऊपर और नीचे दोनों साइड के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कोई भी ट्रेड आज के लिए लीजिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ पर ट्रेड लेने की आपको राय इस वक्त दी जा रही है। अब आगे बढ़ेंगे, ये तो बात हुई मार्केट की, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज कहाँ रह सकता है, एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। और आज के अहम ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। तो सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो आज जो है मंथली और वीकली एक्सपायरी होने वाला, और इस वित्त साल 2023 का ये आखिरी दिन रहेगा। सिम्फनी जो है बायबैक रिकॉर्ड डेट है, हिंदुस्तान जिंक और एसबीआई कार्ड का एक्स डेट डिविडेंड डेट है, और आज एनएसई इंडिसेस की रीबैलेंसिंग भी होगी। तो ऑफ कोर्स जो है आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन वॉलेटिलिटी देखने मिल सकता है। लेकिन स्टॉक्स पे बात करते हैं तो मेटल स्पेस से जिंदल स्टेनलेस स्टील 49% स्टेक अक्वायर करेगी इंडोनेशिया की निकल पिग आयरन कंपनी को, जिसका टोटल वैल्यू रहेगा $157 मिलियन, और ये अगले 2 साल तक जो है कमीशन हो जाएगी कैपेसिटी। और याद रखिए जो नियर टर्म कैश फ्लोज है वो इम्पैक्ट जरूर हो सकते हैं, तो थोड़ी सी गिरावट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहीं दूसरे ओर वेदांता ने अपनी 5वीं इंटरिम डिविडेंड यानी कि 20 रुपये 50 पैसे का एक डिविडेंड, जो कि यील्ड आपको करंट मार्केट प्राइस में 7.5% का देता है, वो फोकस में रहेगा। रिकॉर्ड डेट रहेगा 7 अप्रैल। बंधन बैंक एक्सक्लूजन कैंडिडेट हो सकता है एमएससीआई की स्टैंडर्ड इंडेक्स में मई की रीबैलेंसिंग में, जहां पे $80 मिलियन का आउटफ्लो देखने मिल सकता है आपको। साउथ
इंडियन बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पे सीईओ मुरली रामकृष्ण की जो अपॉइंटमेंट है वो अब एक्सटेंड नहीं होगी, तो वो एक टाइप से नेगेटिव रह सकता है। मिर्जा इंटरनेशनल उनकी स्टॉक में आज जो है एक्स रेड टेप द्वारा जो है ट्रेड करने वाला है, यानी कि डीमर्ज हो रही है उनकी बिजनेस, तो आज जो है बड़ी गिरावट जो ऑफकोर्स देखने मिल सकती है, क्योंकि अब 2 सेपरेट कंपनीज हो जाएंगे, तो इसको ज़रूर आप फोकस में रखिएगा। शैल बी फोकस में रहेगा। पोरिंजो वैलिया प्रमोटेड इक्विटी इंटेलिजेंस ने जो है लगभग 6 लाख शेयर्स यानी कि 0.56% स्टेक खरीदा है, और इसी कंपनी में दिग्गज इन्वेस्टर विजय केडिया जी भी डायरेक्टर हैं और कंपनी में 0.62% स्टेक होल्ड करते हैं। शिल्पा मेडिकेयर में इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ने 5 लाख शेयर्स की बिकवाली की, और वही मैप माई इंडिया में देखें तो जेनरिन जो एक जापान का मैप पब्लिशर है और एक टाइप से कह सकते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटर है, उन्होंने लगभग 8 लाख शेयर्स की जो है बिकवाली की है। ऑलरेडी ये जो कंपनी है जेनरिन, ये 6.16% स्टेक जो है मैप माई इंडिया में रखी थी दिसंबर क्वार्टर में। कल्याण ज्वेलर्स में वार्बर्ग पिंकस ने जो है लगभग 2.5% स्टेक की बिकवाली की, 250 करोड़ का ये आंकड़ा था। और इंफ्रा स्पेस में भी बहुत न्यूज़ फ्लो देखने मिल रही है, जैसे कि जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे से 600 करोड़ का ऑर्डर, एनबीसीसी को ले लीजिए तो वहाँ पे भी 150 करोड़ का ऑर्डर उनको मिला है एसएचबी बिल्डिंग्स के लिए। आइनॉक्स विंड फोकस में रहेगा। बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है कि जो विंड एनर्जी बिजनेस को ट्रांसफर करने वाले अपनी होल्डिंग कंपनी को। पीडीएस एक मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी है, यहाँ पे लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आया है एक्स इन्फोसिस प्रेसिडेंट बीजी श्रीनिवासन का, अब उनको जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नियुक्त किया गया है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की जो टर्म्स ऑफ राइट्स इशू है उस पे बोर्ड की अप्रूवल आई है। राइट्स इशू साइज लगभग 2500 करोड़ का है, 275 रुपीज़ पर शेयर का राइट्स इशू प्राइस है। रिकॉर्ड डेट 5 अप्रैल को है, और अगर राइट्स एंटाइटलमेंट रेशियो बोले तो वो 29:54 पे है। आरएचआई मैग्नेसेटा जो है बोर्ड ने अप्रूव किया है कि लगभग 200 करोड़ रुपए वो कैपिटल रेस कर सकते हैं अप्रैल 1 को, और ये प्रेफरेंस शेयर्स जरिए होने वाला है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में जो है एक अपडेट आई है, हालांकि पहले ही कह दिया था कि 3000 करोड़ अपनी ईवी आर्म में लगाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीपल्स प्राइवेट इक्विटी फंड ने जो है 270 करोड़ ऑलमोस्ट लगाए और एसबीआई ने 130 करोड़ लगाए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ढेर सारी खबरें आई हैं, लेकिन उसमें अहम खबर हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, मैप माई इंडिया, कल्याण ज्वेलर्स में कुछ फंड एक्शन हुए हैं। पीडीएस लिमिटेड ये स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस की कंपनी है, लेकिन एक बड़ा अपॉइंटमेंट हुआ है यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इन्फोसिस के पूर्व प्रेसिडेंट बीजी श्रीनिवास की नियुक्ति हो चुकी है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट था यहाँ पर। पीडीएस लिमिटेड कल भी देखिए आखिरी कुछ मिनटों में कल कमजोर बाजार में भी 2% तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं ऑर्डर के चलते, इंफ्रा स्टॉक्स भी आज खबरों में हैं, तो यहाँ पर आप नजर रखिए। ऑलराइट शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अहम ट्रिगर्स भी हमने आपको बताए। FY23 की आखिरी F&O एक्सपायरी भी है आज, NSE इंडेक्स की रीबैलेंसिंग भी होनी है, हिंदुस्तान जिंक, SBI कार्ड, ये सब तमाम कंपनी आज एक्स डिविडेंड भी कारोबार करेंगे। लेकिन इसके बीच एक और अहम इवेंट है आज, सेबी की बोर्ड बैठक भी आज होने वाली है। तो क्या कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ से निकल कर आ सकता है, कौन कौन से अहम एजेंडे होंगे इस बैठक के, ये बताने के लिए हमारे साथ अंकुर मिश्रा मौजूद हैं। अंकुर, गुड मॉर्निंग, बताइए। यह सेबी की एक अहम बैठक होने वाली है, और सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सेकेंडरी मार्केट के लिए एस्बा सिस्टम पर विचार हो सकता है। आपको हम बता दें कि एस्बा ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट के लिए अभी इम्प्लीमेंटेड है। इसमें यूजर का अकाउंट, अगर आप जो भी शेयर की खरीद फरोख्त करते हैं तो उसमें सिर्फ ब्लॉक होता है, लेकिन अकाउंट से कोई पैसे डिडक्ट नहीं होते हैं। अभी ये आईपीओ के लिए ये सिस्टम एप्लीकेबल था, लेकिन आइडिया ये है कि इसको सेकेंडरी मार्केट यानी कि शेयरों को खरीद फरोख्त के लिए भी इस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर महत्वपूर्ण कंसिडरेशंस की बात करें तो सेबी जो डायरेक्टर्स की परमानेंट पोजीशन होती है बोर्ड में, उसको खत्म करने पर विचार कर सकता है। साथ ही साथ प्राइवेट इक्विटी फंड्स को म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर बनाए जाने पर भी बोर्ड विचार करेगा। हमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स है वहां पर ये भी एक बड़ा रिवैम्प अनाउंस हो सकता है। अभी जो टाइमलाइन है डिस्क्लोजर की, अगर कोई भी इवेंट होता है
तो वो 24 घंटे में कंपनीज को रिपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन अभी रिकमेंडेशन यही है कि उस टाइमलाइन को आधा करके 12 घंटे कर दिया जाए। इसके अलावा ESG नॉर्म्स को लेकर भी कई बड़े अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं, और यहां पर जो ESG नॉर्म्स का स्टैंडर्डाइजेशन है, मतलब अभी कोई स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स हैं वो नहीं है, तो सारे यूनिफॉर्म नॉर्म्स अनाउंस किए जाएं। इस पर सेबी की बोर्ड पर एक अहम फैसला हो सकता है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ अहम यहाँ पर आउटकम निकल कर आ सकता है। डिस्क्लोजर का समय 24 घंटे से घटाकर 12 घंटे किया जा सकता है कंपनी के लिए। ESG रेटिंग के मानक नियमों को मंजूरी देने की संभावना है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। और ASBA यानी कि एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, इस पे इस सिस्टम पर भी विचार होने की संभावना है सेकेंडरी मार्केट के लिए। तो ये कुछ अहम आउटकम निकल कर आ सकता है आज की बैठक में, इस पर हमारी नजर रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये बताने के लिए आशीषा मौजूद है हमारे साथ। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, सबसे पहली रिपोर्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर आई है JP मॉर्गन की। याद रखिए $75 पर बैरल टच करने के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस फिर से बढ़ते चले हैं, और इसी के चलते JP मॉर्गन की ये रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने HPCL को डाउनग्रेड कर दिया है और अंडरवेट की राय दी है। टारगेट दिया है 207 रुपीज़ प्रति शेयर का। इसके अलावा BPCL को भी डाउनग्रेड करके अब उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग दी है। 420 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि मार्केटिंग बिजनेस के मार्जिन्स अब अंडर प्रेशर रह सकते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने के चलते। IOC पर उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी है। टारगेट दिया है 163 रुपीज़ पर शेयर का। इंडियन ऑयल मार्केटिंग सेक्टर पर अब उनका आउटलुक कॉशियस बन रहा है। इसके अलावा बजाज ऑटो पर भी एक रिपोर्ट आई है JP मॉर्गन की, जहां उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट दिया है 4,400 रुपीज़ प्रति शेयर का। उनका मानना है कि बजाज ऑटो में रिस्क रिवॉर्ड अभी काफ़ी अट्रैक्टिव है और 2023 में बजाज ऑटो का री रेटिंग हो सकता है। एक्सपोर्ट मार्केट में जो हमने स्लम्प देखा रिसेंटली, उनका मानना है कि अब एक्सपोर्ट्स बॉटम आउट हो चुके हैं और सेकेंड हाफ ऑफ FY24 में रिकवरी देखने को मिल सकती है। वैल्यूएशंस बजाज ऑटो के लिए उनका मानना है कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, और इसी के लिए उन्होंने ओवरवेट की राय दी है बजाज ऑटो पर और 4,400 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। इसके अलावा अरविंद लाइफ स्पेसेस पर एक इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है एंटीक से, जहां उन्होंने खरीदारी की राय के साथ कवरेज इनिशिएट किया है। टारगेट दिया है 350 रुपीज़ प्रति शेयर का। उनका मानना है कि ये कंपनी एक इमर्जिंग रियल एस्टेट डेवलपर है। रिसेंटली उन्होंने पुणे मार्केट में एंटर किया और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन मार्केट में भी एंटर करने के कंपनी के प्लान्स है। कंपनी ने स्ट्रॉन्ग 46% का CAGR बेसिस पर ग्रोथ रिपोर्ट किया था FY17 से 22 के पीरियड में, और एंटीक का मानना है कि कंपनी ये ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू कर सकती है। इसी के लिए उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज बाय रेटिंग के साथ और 350 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है अरविंद लाइफ स्पेसेस पर। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा आपका ये जानकारी देने के लिए। तो अरविंद स्मार्ट स्पेस पर एक घरेलू रिपोर्ट आई है और इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को डाउनग्रेड कर दिया है यहाँ पर JP मॉर्गन की तरफ से, और बजाज ऑटो में ओवरवेट की राय अपनी कायम रखे हुए हैं। अब आगे बढ़ेंगे और टाटा पावर पर फोकस करते हैं। गर्मियों में मुंबई में बिजली डिमांड को लेकर हमारी सहयोगी ऐश्वर्या ने टाटा पावर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रेसिडेंट संजय बंगा से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं। ये पीक डिमांड है, समर्स में काफ़ी सारा पावर कंजम्पशन होता है, तो मुंबई के लिए किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग और डिमांड किस तरह की देख रहे हैं? देखिए, समर में मुंबई में जो डिमांड होती है वो करीब 4,000 मेगावाट वी आर एक्सपेक्टिंग दिस ईयर। लास्ट ईयर इट वाज 3,800 मेगावाट। टाटा पावर के लिए हमारा जो पीक डिमांड है वो करीब 1,000 मेगावाट रहेगा। हमारे पावर परचेज एग्रीमेंट जो हैं वो 1,400 मेगावाट के हैं, तो पावर सप्लाई का जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मुंबई में भी पूरे देश की तरह यहाँ पे जो पावर डिमांड समर में जो बढ़ता है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है कि उसकी वजह से कोई कंसर्न होना चाहिए। सेकेंड, मुंबई में जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो कंज्यूमर से लिंक है, वो सारा अंडरग्राउंड है। तो इवन कुछ इशू भी होता है, जैसे साइक्लोन है वगैरह है या विंड स्पीड ज़्यादा है, तो आपका नेटवर्क
में आउटेजेस नहीं होते हैं। प्लस मुंबई में जो इंटायर नेटवर्क है वो रिडंडेंट है। जो टाटा पावर का 11 kV का नेटवर्क है जिससे सप्लाई जाता है, और उसमें काफ़ी कुछ ऑटोमेशन भी किया गया है, टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं। तो यदि एक जगह से सप्लाई जाता है तो दूसरी जगह से वो रिस्टोर भी हो जाता है, तो आउटेजेस नहीं होंगे। सप्लाई जो है वो इतना सफिशिएंट है। 1000 मेगावाट की डिमांड की जगह हमारे 1400 मेगावाट के जो है पावर परचेज एग्रीमेंट हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुंबई में इस समर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो मुंबई के कस्टमर्स को आएगी। चलिए अब रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का क्या रणनीति वहां पर अपनाएं, ये बताने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन के जरिए। रविंद्र, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं, क्या करें, एक तेजी दिखाई दे रही है इस वक्त, आपकी रणनीति भी बाय साइड पर ही होगी? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। गोल्ड सिल्वर दोनों में ही एक पॉजिटिव मोमेंटम फिर से कल के सेशन में शुरू हुआ है आफ्टर अ ब्रीफ डाउनसाइड, क्योंकि यूएस में जो बैंकिंग क्राइसिस चल रही थी उसे लेकर थोड़ा सा एक होप्स आया था दैट रेगुलेटर्स आर सपोर्टिंग द बैंक्स हु आर इन क्राइसिस। तो उस वजह से एक डिप देखा था हमने। लेकिन अगर आप डॉलर इंडेक्स और यील्ड्स की चाल देखें तो वो अभी भी ऑन द डाउन साइड है, और ये कहीं ना कहीं गोल्ड को एक सपोर्ट देता है। प्लस सिल्वर में भी, सिल्वर भी लाइक इट इज प्लेइंग अ कैचअप गेम, लेकिन सिल्वर को इस बार ही दोनों साइड से सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि बेस मेटल्स में भी कॉपर स्ट्रांगली होल्ड किए हुए हैं अराउंड 770 के ऊपर, और गोल्ड भी थोड़ा सा फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम कल के सेशन में दिखाया था। मैं थोड़ा सा और कन्विक्शन मेरा हाई होगा अगर जो स्पॉट गोल्ड है वो 1990 के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग दे देता है, बट लगता तो वही है कि शायद ये दे देगा। और अगर वो होता है तो फिर देन वी आर एक्सपेक्टिंग ओवरऑल शॉर्ट टर्म व्यू ऑफ गोल्ड टू गो टू अराउंड $2100-2120। इंटरडे पर्सपेक्टिव से भी हमें लगता है कि डिप्स में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी है वो गोल्ड को सपोर्ट करेगा, और इतना जल्दी अनसर्टेनिटी हमें नहीं लगता है कि इट विल वेन ऑफ। So intraday perspective, I think dip towards 59,600, 620 should be a buying opportunity. 659, 450 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और पॉसिबिलिटी है कि एक बार 59,975 के आसपास टारगेट हमें मिल सकता है। सिमिलरली सिल्वर में कल का जो मोमेंटम शुरू हुआ है, आई थिंक दैट माइट कंटिन्यू टुडे एज वेल, और ऊपर में हमें लगता है कि एक बार 71,000 से 71,200 तक के लेवल हम जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है उसमें देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो करीब 69,800 के आसपास होना चाहिए, और बाइंग अराउंड 70,200-250 के आसपास कर सकते हैं। ओके, तो सोने चांदी दोनों में ही अब खरीदारी करने का समय है। कच्चे तेल में क्या करें? यहाँ पर भी निचले स्तरों से हमने एक अच्छी बाइंग अब देख रहे हैं, और 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर आ चुका है कच्चा तेल। क्या रणनीति अपनाएं क्रूड में? कच्चे तेल में भी मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो थोड़ा सा जो संभला है, आई थिंक उस वजह से क्रूड को एक सपोर्ट मिला है, क्योंकि हमने देखा था पिछले वीक में जब भी ये क्राइसिस शुरू हुआ था तभी क्रूड में एक भारी गिरावट आई थी, मेनली बिकॉज डिमांड कंसर्न्स की वजह से। लेकिन अब जब भी थोड़ा बहुत होप्स दिख रहा है, आई थिंक दैट इज सपोर्टिंग द प्राइसेस, क्योंकि सेलिंग थोड़ा सा ओवरडन था। और क्रूड WTI क्रूड की बात करें तो वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। इट वाज बिटवीन $65 to $72। $72 एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, थैंक्स टू जो कल का API डेटा आया इन्वेंट्री का, वो उसमें हमने एक मेजर ड्रॉडाउन देखा है, और आज का EIA इन्वेंट्री विल बी वेरी क्रूशियल। तो मेरे हिसाब से जब तक कि EIA इन्वेंट्री आता है तब तक क्रूड सपोर्टेड रहेगा, इसीलिए हमने एक बाई की स्ट्रैटेजी दी है। पॉसिबिलिटी है कि 6,100-120 तक के लेवल्स हम क्रूड में देख सकते हैं। वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, हो सकता है वहाँ से थोड़ा सा सप्लाई दिखे, बट डिप्स आता है तो डिप्स में बाइंग कर सकते हैं। 5970 का एक अच्छा सपोर्ट है आज के सेशन में। वी माइट सी सम काइंड ऑफ अ करेक्टिव मूव, अदरवाइज डिप्स में एक बार बाइंग कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 6,100 to 6,120। ओके, ठीक है, तो ये है राय कच्चे तेल में और सोने चांदी में भी खरीदारी करने की राय। रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो ये स्ट्रैटेजी कमोडिटी मार्केट में और सभी सेगमेंट में एक खरीदारी ही नजर आ रही है इस वक्त अगर देखें तो। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। SGX निफ्टी अब 17,000 के लेवल को कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्सपायरी का दिन है तो देखना होगा। अभी हम आगे और चर्चा करेंगे इस पर कि आज बाजार में मोमेंट कैसा रह सकता है, ओपनिंग कैसी हो सकती है। एक छोटा सा ब्रेक